नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो पर आधारित है। मैंने यहाँ एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसके आधार पर हम देखेंगे सबसे पहले उनके लाइफ हिस्ट्री को, फिर उनके वर्क को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से बुक की रचना की थी, फिर उनके मेथड को देखेंगे, उनके स्टडी मेथड को, और फिर उनके आइडियल स्टेट को देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात की थी। उन्होंने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 3 वर्ग की बात की थी: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा। और इस आइडियल स्टेट की फाउंडेशन उन्होंने जस्टिस को माना था, न्याय को माना था। और उसके 2 पिलर की बात की थी उन्होंने आइडियल स्टेट की, जो था थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो प्लेटो का जो वास्तविक नाम था एरिस्टिकलीज था, और उनको प्लाटोन नाम उनके अध्यापक ने दिया था उनके शारीरिक व्यवस्था के कारण। उनके कंधे चौड़े और सुंदर और सुडौल थे, जिसके कारण उनके अध्यापक ने उन्हें प्लाटोन नाम दिया, जो बाद में प्लेटो हो गया। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस में हुआ था, और उनकी माता का नाम पेरिकतियोन था और पिता अरिस्टोन थे। ये काफ़ी समृद्ध परिवार से थे। इनकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और वहाँ की परिस्थितियाँ को देख लेते हैं। जब उनका जन्म हुआ और जब वो थोड़े बड़े हुए तो वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, क्योंकि परिस्थितियों का उनके विचारों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। तो उस वक्त यूनान 2 भागों में विभाजित था, एक एथेंस और एक स्पार्टा। एथेंस जहाँ पे मानसिक शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा जहाँ पे शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। 20 वर्ष की आयु में ही प्लेटो सुकरात के शिष्य बन गए थे। वो सुकरात के तर्क विद्या से काफ़ी प्रभावित हुए थे, और दोनों एक दूसरे से विपरीत होने के बावजूद भी सुकरात के शिष्य बन गए थे। कहा जाता है कि प्लेटो जितने अच्छे दिखने में और जितने पारिवारिक रूप से भी समृद्ध थे, सुकरात उनके बिल्कुल विपरीत थे। वो शारीरिक रूप से भी काफ़ी कुरूप थे, परंतु उनके विद्या से प्रभावित होकर प्लेटो उनके शिष्य बन गए थे। और सुकरात ने जब एथेंस और स्पार्टा की शासन व्यवस्था में जो फैली हुई निरंकुश व्यवस्था था, उसका जब सुकरात ने विरोध किया तो सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया था। और अपने गुरु को मृत्यु दंड दिए जाने के बाद प्लेटो भी यूनान छोड़ दिए थे। उसके बाद उन्होंने कई जगहों पे भ्रमण किया, और जब वो यूनान गए और वहाँ पे उन्होंने एक अकादमी नामक संस्था को खोली थी। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की थी, जो उनके महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इसमें उन्होंने न्याय की बात की थी। तो प्लेटो ने इस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया था, और जिसके द्वारा वह एक दार्शनिक राजा की व्यवस्था करना चाहते थे, परंतु वह अव्यवहारिक होने के कारण असफल रहा था, क्योंकि वो जिस तरह के दार्शनिक राजा की व्यवस्था करना चाहते थे वो व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। फिर उन्होंने जब देखा कि दार्शनिक राजा की जो व्यवस्था वह चाहते थे वो असफल रहा, तो फिर उन्होंने द लॉज लिखा, जिस पे उन्होंने कानून पर आधारित था, क्योंकि इससे पहले जो रिपब्लिक में वो कानून को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उनका कहना था कि दार्शनिक राजा के ऊपर कानून नहीं है, परंतु जब वो लॉज की रचना कर रहे थे तब उन्होंने कानून को सर्वोपरि माना और राजा के ऊपर भी कानून को स्थान दिया था। आगे देख लेते हैं उनके वर्क को। तो प्लेटो की जो बुक है वो है अपोलॉजी, क्रीटो, यूथोप्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन एंड द लॉज। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 4th बुक हैं वो सुकरात से संबंधित है। उसमें उन्होंने सुकरात की चर्चा की है, और प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, ये सारे बुक संवाद शैली में लिखे गए थे। रिपब्लिक में उन्होंने न्याय की बात की थी। स्टेट्समैन में उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया था, एंड द लॉज जो है
उसमें उन्होंने कानून को महत्व दिया था, जो कि उन्होंने रिपब्लिक में नहीं, जिसे नहीं माना था, वो द लॉ में जाके उन्होंने उसे महत्व दी थी। आगे देख लेते हैं प्लेटो के मेथड को। तो प्लेटो ने जिन जिन मेथड का प्रयोग अपने पद्धति में किया है, वो पहला मेथड है द्वंद्वात्मक पद्धति। तो इस पद्धति के द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य की खोज की जाती है। और प्लेटो ने इसी पद्धति को अपने सिद्धांतों में अपनाया था, और ये पद्धति उन्होंने जो अपनाया था वो सुकरात से ग्रहण की थी। और उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, क्रीटो आदि ग्रंथों में इसका प्रयोग किया था। उनके दूसरे मेथड को देखते हैं, तो वो है निगमनात्मक पद्धति। इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है पेपर में, निगमनात्मक पद्धति, तो इसे जरूर ध्यान रखें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति को ही निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप विशेषकर इसे जरूर ध्यान रखें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति ही निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। इसका अर्थ है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके प्लेटो ने वर्ग सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनके तीसरे मेथड को देखते हैं, जो कि है एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणात्मक पद्धति। तो इस पद्धति में वस्तु के मौलिक तत्वों को अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है, ताकि संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे वह आत्मा के 3 तत्व विवेक, साहस एवं तृष्णा को मानकर उनका अध्ययन करते हैं, मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं, उस तरह से उन्होंने दार्शनिक, राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग का भी अलग अलग अध्ययन करके इसके द्वारा निर्मित राज्य का विश्लेषण करते हैं। तो उन्होंने विश्लेषणात्मक पद्धति का अपने सिद्धांतों में काफ़ी महत्व दिया था। उनके फोर्थ मेथड को देख लेते हैं, जो कि है सादृश्य विधि। तो प्लेटो ने कई जगह सादृश्य और पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। उसने इन्हें कहीं तो कलाओं से लिया है और कहीं पशु जगत से। रिपब्लिक में उन्होंने बड़ा अच्छा एक बोला है कि कुत्ते के सादृश्य को बना के उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चौकीदार के काम के लिए कुत्ता व कुतिया एक समान है, उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री भी समान है। वो पुरुष और स्त्री की समानता को मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर पुरुष संरक्षक बन सकता है तो स्त्री क्यों नहीं। मैंने यहाँ एक नोट बना रखा है ताकि ये ध्यान रहे कि प्लेटो की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, वो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति तो सुकरात से ग्रहण की थी, लेकिन उनकी इस द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है प्रभाव हीगल और मार्क्स के विचारों पर देखा जाता है। और उनके स्वदेश्य पद्धति का, एनालॉजी मेथड का अरस्तु, दांते एवं ग्रीन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आगे देख लेते हैं प्लेटो के स्टेट का, जो उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की बात की थी। तो उन्होंने जो स्टेट की बात की थी उसे वो 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है दार्शनिक शासक। तो पहले वर्ग की बात कर लेते हैं। उत्पादक वर्ग में उन्होंने ये जो लव ऑफ वेल्थ और एपेटाइट है, वो उत्पादक वर्ग का गुण है। तो इसमें प्लेटो का कहना है कि राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से जन्म लेता है और मानव की आर्थिक आवश्यकताएं ही उत्पादक वर्ग को जन्म देती है, और जिस व्यक्ति में उत्पादन क्षमता अधिक होगी वही व्यक्ति उत्पादक वर्ग होगा। प्लेटो के इस चरण में ही श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर की बात की गई थी, और कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत का भी बीजारोपण उनके इसी वर्ग से होता है। उनके दूसरे वर्ग के बारे में देख लेते हैं। तो उनका जो दूसरा वर्ग था वो सैनिक वर्ग था। उनके आइडियल स्टेट का जो दूसरा वर्ग था सैनिक वर्ग था। उन्होंने इस वर्ग के बारे में कहा है कि वो कहते हैं कि मनुष्य मात्र आर्थिक आवश्यकताओं से ही संतुष्ट नहीं हो सकता, वह सांस्कृतिक इच्छा की भी पुष्टि करना चाहता है, जिसके लिए सांस्कृतिक इच्छा पूर्ति के लिए लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। लोगों की आवश्यकता होगी उनके रहने की
रहने की के लिए भूमि चाहिए, तो जिसके लिए उन्हें जनसंख्या और भूमि का होना आवश्यक है। तो इसकी प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? इसकी प्राप्ति के लिए दूसरे देशों को जीतना होगा, युद्ध करना होगा, और युद्ध करने के लिए साहसी व्यक्ति चाहिए। तो साहसी व्यक्ति, और इस क्रम में साहसी व्यक्ति से ही सैनिक वर्ग का उदय होता है। तो उन्होंने इस क्रम में डिफेंस क्लास की बात की है, इसी से सैनिक वर्ग के उदय की बात की है। तो उनका जो प्लेटो के आइडियल स्टेट का जो दूसरा वर्ग है वो है सैनिक वर्ग। उनका तीसरा जो वर्ग है वो है दार्शनिक शासक। वो बोलते हैं उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद प्लेटो ने सैनिक वर्ग से ही राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करते हैं। उनका कहना है कि सैनिकों में से ही कुछ में साहस के साथ विवेक की ज़्यादा प्रधानता होती है, और ऐसे विवेक प्रधान लोग ही दार्शनिक शासक बन सकते हैं, और वो उन्हें ही दार्शनिक शासक मानते हैं। तो ये थी उनके प्लेटो के आइडियल स्टेट के 3 क्लास, जो वो 3 क्लास में विभाजित करके एक आइडियल स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं। आगे जो है ये उन यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि उनके आइडियल स्टेट की बात कर ली। अब है कि आइडियल स्टेट की फाउंडेशन जो वो न्याय को मानते हैं, वो आधार न्याय को मानते हैं, और उसके जो 2 पिलर हैं एजुकेशन एंड कम्युनिज्म, शिक्षा और साम्यवाद की। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जस्टिस की बात करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो जस्टिस पे होगा, और आगे फिर शिक्षा और साम्यवाद का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत से।